नमस्कार दोस्तों, वन दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 के अंतर्गत दिए गए सिलेबस में आज 11वां चैप्टर मृदा और आर्द्रता संरक्षण को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट बनने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। साथ ही साथ इसके अंत में इस पे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं। पहला हेडिंग है भारत की मिट्टियाँ या मृदा। इसके अंतर्गत चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त हुए असंगठित पदार्थ जिसमें कार्बनिक और कार्बनिक जल तथा वायु का मिश्रण पाया जाता है उसे मृदा कहते हैं। मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है जिसका अर्थ है फर्श। मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती हैं। पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली परत मृदा कहलाती हैं। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना एवं भारत की जलवायु में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अतः भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विकास हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। एक एक करके देखेंगे 8 मिट्टियों को। इसमें पहला है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। ठीक, इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग। यह दोमट या रतीली प्रकार की मृदा है। जलोढ़ मृदाएं देश के 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैली हुई है। इसके अंतर्गत भारत का लगभग 43.4% क्षेत्र सम्मिलित है। यह निक्षेपण मृदा है जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। यह मिट्टी हिमालय के 3 नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई यह मृदा गुजरात के मैदानों तक विस्तीर्ण मिलती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में यह मिट्टी पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट मिट्टी से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्य रूप से दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका के कण तथा 20% गाद यानी सिल्ट के कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। साथ साथ इसमें चूना और जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की 2 भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। इस मिट्टी को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है बांगर, दूसरा है खादर। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे बांगर। यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। यह मिट्टी सतलज एवं गंगा के मैदान के ऊपरी भाग तथा नदियों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती हैं जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। इसमें चीका एवं बालू की मात्रा लगभग बराबर होती है। साथ ही इसका रंग गहरा होता है। बांगर का मैदान रबी फसलों की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें गेहूं, कपास, तिलहन, दलहन, मक्का जैसी फसलों की कृषि बहुतायत से होती है। पूर्वी तटीय मैदान के ऊपरी भाग में भी बांगर मिट्टी पाई जाती है जिसमें तंबाकू व मक्का की कृषि बहुतायत से होती है। हाल के वर्षों में इस मृदा के क्षेत्र में कपास एवं गन्ना की कृषि को भी प्रधानता दी जा रही है। नेक्स्ट है खादर। यह नवीन जलोढ़ मृदा है। बाढ़ के पानी के लगभग प्रतिवर्ष पहुंचने के कारण इस मृदा का नवीकरण होता रहता है। इस मृदा में सिल्ट एवं क्ले तुलनात्मक रूप से अधिक पाया जाता है एवं इसका रंग हल्का होता है। नेक्स्ट है पॉइंट है यह मृदा निम्न गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह मृदा खरीफ फसलों मुख्यतः चावल एवं जूट की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती हैं। शुष्क क्षेत्रों में इस मिट्टी में लवणी व क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में रेह, कलवर या थूर नाम से जाना जाता है। आगे है मिट्टी काली मिट्टी हेडिंग है। इसमें देखेंगे काली मिट्टी भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है जिसे रेगुर, काली कपास मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर उष्णकटिबंधीय चरनोजम
इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह मृदा लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह 100 से 250 उत्तरी अक्षांश एवं 730 से 800 देशांतर के बीच पाई जाती हैं। इस रेगड़ एवं कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे यह मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिण एवं पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी तेलंगाना, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। उसके बाद है, इस मृदा के काले रंग का होने का कारण इसमें कुछ विशिष्ट लवणों जैसे लोहा एवं एल्युमिनियम के टिटनीफेरस, मैग्नेटाइट, यौगिक आदि की उपस्थिति है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। उच्च क्षेत्रों की काली मिट्टी की उर्वरता निम्न क्षेत्रों की काली मिट्टी की तुलना में कम है। आगे है, यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है, वह चिपचिपी हो जाती है। सूख जाने के बाद सिकुड़ने के कारण इसमें लंबी एवं गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार इस मिट्टी की जुताई स्वतः होती रहती है। एग्जाम में पूछता है कौन सी मिट्टी की स्वतः जुताई होती रहती है, तो आप लोग बताओगे काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक सामग्री की कमी होती है। यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए उत्तम होती है। इसके अलावा यह मिट्टी मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन एवं तिलहन की कृषि के लिए अनुकूल है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है। यही कारण है कि यह मिट्टी शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है। यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है एवं मिट्टी का आदर्श पार्श्व चित्र देखने को मिलता है। इस मिट्टी का आदर्श पार्श्व चित्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लाल एवं पीली मिट्टी। इसमें देखेंगे, यह भारत की दूसरी प्रमुख मिट्टी है जो कुल मिट्टियों में 18.5% भाग में फैली है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस तथा शिस्ट जैसे रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। आगे है, इस मिट्टी का रंग कुछ क्षेत्रों में चॉकलेटी व पीला भी देखने को मिलता है। यह मिट्टी प्रवेश्य होती है एवं इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह मिट्टी बिहार के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी बंगाल के पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, बांदा में पाई जाती है तथा राजस्थान के बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः छोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन की कृषि की जाती है। आगे है, तीव्र अपरदन इस मिट्टी की मुख्य समस्या है। नेक्स्ट है आपका मिट्टी वो लेटराइट मिट्टी। इसमें यह स्थानबद्ध मिट्टी है जो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यह वास्तव में लाल मिट्टी का ही एक विशिष्ट प्रकार है जिसका निर्माण मानसूनी जलवायु की विशिष्टता का परिणाम है। मानसूनी जलवायु में आर्द्र एवं शुष्क मौसम वैकल्पिक रूप में पाया जाता है जिसके फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अधिक वर्षा के कारण लैटराइट चट्टानों पर निक्षालन की क्रिया होती है। फलस्वरूप सिलिका एवं चूने के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं एवं मृदा के रूप में लोहा एवं एल्युमिनियम के यौगिक बचे रह जाते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख कर ईंट की भांति कठोर हो जाती है एवं गीली होने पर दही की तरह चिपचिपी हो जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ी, केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पाट प्रदेश, असम के कुछ क्षेत्र एवं मेघालय के पठार पर पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में है। तो लेटराइट मिट्टी का जब भी बात आएगी तो आप बताओगे कि इसका विस्तार सबसे ज़्यादा केरल में है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति लाल मिट्टी से भी कम होती है। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन की कृषि की जाती है। अम्लीय होने के कारण इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है आपका पर्वतीय मिट्टी। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग
इसे वनीय मिट्टी फॉरेस्ट रॉयल भी कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है। ये जीवांश अधिकतर अनपघटित होते हैं, फलस्वरूप ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है एवं मिट्टी अम्लीय होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। भारत में फलों की कृषि व सब्जी उत्पादन किया जाता है भारत में। ठीक, नेक्स्ट मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग। इस मिट्टी का भौगोलिक विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा एवं उत्तरी गुजरात में पाई जाती हैं। हाल के वर्षों में मरुस्थल का फैलाव पूर्व की ओर हुआ है एवं दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र भी इसमें प्रवाहित हुई हैं। यह वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की कृषि की जाती है, परंतु जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है वहाँ कपास एवं गेहूँ की भी कृषि की जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है आपका नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी। इसके अंतर्गत देखेंगे इस मिट्टी को रेह ऊसर या कलर नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी छिटपुट रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है। ऐसी स्थिति में केशिकाकर्षण कैपिलरी एक्शन की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। फलस्वरूप इस मिट्टी में लवण की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से भी इस मिट्टी का या मृदा का निर्माण होता है। नमकीन मिट्टियों में सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है तथा क्षारीय मृदा में सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। ऐसी मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह एक अंतःक्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। आगे है पॉइंट। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिण पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गंगा के बाएं किनारे के क्षेत्र, केरल तट, सुंदरवन क्षेत्र सहित वैसे क्षेत्रों में भी पाई जाती है जहां अत्यधिक सिंचाई के कारण जल स्तर ऊपर उठ जाता है। यह एक अनुपजाई मृदा है। इस मृदा के सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, तो एक एक करके देख रहे हैं। पहला है हरी खाद एवं जिप्सम का प्रयोग। उसके बाद है जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। खेतों को जल से भरकर लवण के घुल जाने के पश्चात जल को बहाकर नहरों से रिसने वाले जल पर काबू पाना एवं समुचित सिंचाई व्यवस्था अपनाना। अब नेक्स्ट मिट्टी जो है वो है पिट या जैविक मिट्टी। ठीक, इसके अंतर्गत देखेंगे दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी काली, भारी एवं काफ़ी अम्लीय होती हैं। यह मिट्टी मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, सुंदरवन डेल्टा एवं अन्य निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। जल की मात्रा कम होते ही ऐसी मिट्टी में चावल की कृषि की जाती है। तराई क्षेत्रों में गन्ने की कृषि भी की जाती है। आगे है भारतीय मृदाएं एक दृष्टि में देखेंगे तो इसमें मृदा है और कौन से क्षेत्र में मृदा पाई जाती हैं, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और कौन से पोषक तत्वों की प्रचुरता इसमें पाई जाती है, ये सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, देश के 43.4% भू क्षेत्र पर पाया जाता है और इनका जो क्षेत्र है वो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्री तटीय क्षेत्र। इसमें जो पाए जाने वाले या उगाए जाने वाले फसल हैं वो हैं धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहनी एवं दलहनी फसलें। ठीक है, और इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो है पोटास व चूना की प्रचुरता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा है लाल मृदा। देश के 18.6% भूभाग क्षेत्रफल में पाया जाता है। अब इसमें जो इनका जो विस्तार है वो है संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो फसलें उगाई जाती हैं, प्रमुख फसलें जो हैं वो हैं मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का। ठीक है, और इसमें जो पोषक तत्व हैं जिनकी प्रचुरता पाई जाती हैं
वो है लौह तत्वों की प्रचुरता इसमें होती है। नेक्स्ट जो आपका है वो है काली मृदा। देश के 15.2% भूभाग पर या भूक्षेत्र पर इनका विस्तार है, और ये जो विस्तार जिन राज्यों में है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र। और इसमें प्रमुख जो फसलें हैं वो हैं कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूँ, ये उगाए जाते हैं। और जो इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है वो है पोटास, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता। ठीक है, आगे जो मिट्टी हम लोग देखने जा रहे हैं वो है लेटराइट मिट्टी। देश के 3.7% भू क्षेत्रों पे इनका विस्तार है, और ये जो जिन राज्यों में इनका विस्तार है वो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतपदी क्षेत्र। और इनमें जो प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं वो हैं चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, काजू की प्रचुरता। और पोषक तत्व लोहा व एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा। इनका विस्तार जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ इनकी प्रमुख फसलें हैं, और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं वो हैं लवण व फास्फोरस की प्रचुरता भी पाई जाती है। नेक्स्ट मृदा है पर्वतीय मृदा। ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है इनका, और इसमें पाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं या उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें सेब, नाशपाती, आलू हैं, और जो पोषक तत्व हैं वो पोटास, फास्फोरस हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हेडिंग है मृदा संगठन। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मृदा संगठन निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। मृदा संगठन में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड जो है वो मिसप्रिंट हो गया है। इसमें पहला हम लोग देखेंगे कार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत पौधों, जंतुओं एवं उनसे प्राप्त पदार्थों को शामिल किया जाता है। मृदा की उर्वरता इन्हीं पर निर्भर करती है। मृदा का कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाता है, जो सूक्ष्म जीवों एवं अपघटित होते मृत जीव एवं पौधों की पत्तियों आदि से निर्मित होता है। ह्यूमस में वायु के आवागमन की क्षमता एवं जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम, जबकि पीट मृदा में लगभग 100% होती है। इसका हेडिंग है विभिन्न खनिज पदार्थ। इसमें देखेंगे मृदा में विभिन्न खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि पौधों द्वारा अवशोषित होकर उनके विभिन्न भाग एवं जीव द्रव्य की रचना करते हैं। प्रमुख खनिजों के अंतर्गत पोटास, कैल्शियम, क्वार्ट्ज, फेल्सपार आदि होते हैं। मृदा में नीचे पाए जाने वाले या नीचे जाने पर इनकी मात्रा बढ़ती है मृदा में। ठीक है, आगे है हेडिंग मृदा जल। मृदा में उपस्थित जल पौधों तथा जंतुओं को प्रभावित करता है। इसमें पोषक तत्व घुलकर वृक्षों, पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जल निम्न प्रकार के होते हैं या होता है। इसमें क है गुरुत्वीय जल। वर्षा के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण यह जल पृथ्वी में काफ़ी गहराई तक चला जाता है तथा पौधे इसे अपनी जड़ों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा है केशिका जल। मृदा की ऊपरी परत में मिलने वाले जल जो कि पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित होता है। आगे है जल जो है वो आर्द्रता जल। ठीक, इसमें देखेंगे मिट्टी कणों के चारों तरफ पतली वाष्पीय परत, इसे भी पौधों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रसायन युक्त या रवे का जल। यह खनिजों में पाया जाता है। अब आ गया मृदा वायु। मृदा में विभिन्न गैसें एवं हवा रहती हैं। तो इसमें नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो 79.2% है। वहीं पे ऑक्सीजन जो है वो है 20.6%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.25% है। ये एकदम इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है इनमें विभिन्न कवक, शैवाल, बैक्टीरिया आदि शामिल होते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं मृदा की बनावट। मृदा की बनावट में कणों के आकार के आधार पर ये एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। ठीक, कैसे पूछा जाता है? जैसे पूछ दिया जाएगा कौन सी मिट्टी, ठीक है, का व्यास इतना है, जैसे इसका गाद का दे देगा 0.002 से 0.02 मिलीमीटर व्यास वाले कण क्या कहलाते हैं, किसको कहते हैं, तो आप बताओगे गाद। इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें है आपका बजरी।
ठीक है। तो 5 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण इसमें आएंगे। दूसरा है बारीक बजरी, तो 2 से 5 मिलीमीटर व्यास वाले कण इसमें आएंगे। उसके बाद मोटी बालू, ये 0.20 से 2 मिलीमीटर व्यास वाले कण इसमें आएंगे। बारीक बालू में 0.020 से 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले कण आएंगे। गाद आ गया यहाँ, इसमें 0.002 से 0.02 मिलीमीटर व्यास वाले कण आएंगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है गाद का और चिकनी मिट्टी का। ठीक है, अब आता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण आते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग भारत की मिट्टियाँ और इनकी जो समस्याएं हैं उनको हेडिंग के रूप में दिया है। वर्तमान समय में हमारे देश की मिट्टी निम्न समस्याओं के दौर से गुजर रही है। तो कौन कौन से उस समस्या है जिसके दौरान ये समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो वो है मृदा अपरदन, जल जमाव, अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता। उसके बाद चौथा है बंजर भूमि की समस्या। उसके बाद है मरुस्थलीकरण। छठा है मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण। आगे हम लोग देखेंगे मृदा अपरदन की समस्या में पॉइंट टू पॉइंट करके देखते चलेंगे। मृदा के ऊपरी सतह के अनावरण हटने को मृदा अपरदन कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में मृदा अपरदन की समस्या काफ़ी गंभीर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की 60% भूमि मृदा क्षरण की समस्या से ग्रसित है। मृदा परत का क्षरण के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारण उत्तरदायी हैं। हाल ही के वर्षों में मानव द्वारा कृषि भूमि के अवैज्ञानिक प्रयोग के कारण मृदा अपरदन की समस्या गंभीर होती जा रही है। भारत में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन की समस्या राजस्थान में है, जिसके बाद मृदा का वास्तविक अपरदन क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में होता है। अब आ गया हेडिंग मृदा अपरदन के प्रकार। तो कौन कौन से हैं मृदा अपरदन के प्रकार। वो पहला इसमें है परत अपरदन। जब जल या वायु मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर या उड़ाकर ले जाते हैं तो इसे परत अपरदन कहा जाता है, जैसे पश्चिमी भारत में होता है। दूसरा है अवनालिका अपरदन। जब तीव्र गति से बहता हुआ जल मिट्टी को काट कर गहरी नालियों, खड्डों का निर्माण कर देता है तो इसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है, जैसे आपका चंबल क्षेत्र में है। तीसरा है जल अपरदन। इसमें बहता हुआ जल उन मुख्य कारकों में से एक है जो मृदा कणों को बहाकर ले जाते हैं। जल द्वारा मृदा का अपरदन वर्षा की बूंदों, लहरों तथा बर्फ के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है आपका नदी तट अपरदन। बहते हुए जल द्वारा धाराओं अथवा नदियों के तटों से मृदा का अपरदन नदी तट अपरदन कहलाता है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है वहाँ किनारों के अपरदन की दर अधिक होती है। नदी तट अपरदन से निकटवर्ती कृषि भूमि, राजमार्गों एवं सेतुओं को क्षति पहुँचती है। अब आ गया भूस्खलन। इसमें देखेंगे मृदा के एक बहुत बड़े द्रव्यमान का अचानक विस्थापित हो जाना भूस्खलन कहलाता है। गुरुत्व के सापेक्ष भूद्रव्यमान का संतुलन बिगड़ने अथवा अस्थिर हो जाने के कारण भूस्खलन होता है। असंतुलन मुख्य रूप से पृथ्वी में पाए जाने वाले अत्यधिक जल अथवा नमी के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार के अस्थिर भूद्रव्यमान पर कार्य करता है तथा मृदा और चट्टानों जैसे पृष्ठीय पदार्थों को नीचे की ओर तेजी से खिसका देते हैं। अब आगे है तटीय अपरदन। इसमें मृदा का तटीय अपरदन समुद्री तट के किनारे किनारे होता है। यह अपरदन समुद्री लहरों की क्रिया एवं समुद्र की धरातल की ओर भीतरी गति के कारण होता है। अब आ गया नया हेडिंग मृदा अपरदन के कारक। कौन कौन से कारक हैं, तो वो हैं भारत में जल एवं वायु दोनों ही कारकों द्वारा मृदा अपरदन का कार्य होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है फिर से जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र जो हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो वो क्षेत्र हैं शिवालिक एवं हिमालय पर्वत, मुख्यतः मध्य एवं पूर्वी भाग में। दूसरा है यमुना एवं चंबल नदी की घाटी। तीसरा है उत्तर पूर्वी भारत। चौथा है उत्तर प्रदेश का ब्रज भूमि क्षेत्र और पांचवा है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र। छठा है तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र। अब नेक्स्ट हेडिंग है वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। तो वह है पश्चिमी राजस्थान,
दक्षिण पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब आगे देखेंगे हम लोग वायु एवं जल दोनों के अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत के मैदानी भागों में वर्षा ऋतु में जल द्वारा एवं शुष्क मौसम में वायु द्वारा अपरदन का कार्य होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मृदा अपरदन के कारण। तो कौन कौन से कारण हैं, तो इसमें पहला है तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, तीव्र वायु, भूमि का तीव्र ढाल, मिट्टी का हल्कापन, वनों की कटाई, अतिचारण। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट। अब वैज्ञानिक कृषि जैसे ढाल के समानांतर खेत की जुताई, फसल चक्र न अपनाना, अत्यधिक सिंचाई एवं उर्वरक का प्रयोग आदि। 8वां है इसमें नेक्स्ट झूम कृषि, विकास कार्य जैसे खनिजों की खुदाई, सड़क, बांध आदि का निर्माण। नेक्स्ट हेडिंग है मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र। तो कौन कौन सा क्षेत्र है, तो इसमें पहला है आपका मध्य भारत में चंबल, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों की घाटी। इसमें देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट करके। इस क्षेत्र में 36 लाख हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इस क्षेत्र की मिट्टी काफ़ी हल्की है एवं वनस्पति के आवरण अभाव में मृदा का अपरदन काफ़ी तीव्र गति से होता है। यहाँ 15 से 20 फीट तक की गहराई के खड्डे एवं विहड़ बन गए हैं। अब है उत्तर पूर्वी भारत। इसमें देखेंगे इसे रेंगती मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। इस भाग की 60% भूमि गंभीर रूप से मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इस कारण वनों की कटाई, झूम एवं सीढ़ीनुमा कृषि तथा भारी वर्षा है। अब नेक्स्ट है आपका हेडिंग हिमालयी एवं शिवालिक क्षेत्र। इसमें देखेंगे वनों की कटाई एवं कृषि कार्य के विस्तार के कारण असम एवं कुमाऊं हिमालय में यह समस्या है। हिमालय प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में इस समस्या का कारण अतिचारण है। अब नेक्स्ट जो है प्रभावित क्षेत्र वो है छोटा नागपुर प्रदेश। इस क्षेत्र में मृदा अपरदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण वनों की कटाई तथा खनन कार्य है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के जिले आते हैं जहां वायु द्वारा अपरदन की क्रिया अधिक प्रभावी है। इसके अलावा पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं बंगाल में भी मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है। नेक्स्ट हेडिंग है मृदा अपरदन रोकने के उपाय। कौन कौन से उपाय हैं, उसमें पहला है वृक्षारोपण, विशेषकर पहाड़ी ढालों, बंजर भूमि एवं नदियों के किनारे। अतिचारण को नियंत्रित करना, फसल चक्र की कृषि पद्धति को अपनाना। चौथा है जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी करना, समुच्च रेखी एवं ढाल के लंबवत जुताई करना। उसके बाद है उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करना, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, पट्टीदार कृषि अपनाना, कृषि भूमि को परती एवं खुला हुआ कम से कम छोड़ना, भूमि को वनस्पतियों, पुआल आदि के आवरण से ढक कर रखा जाए ताकि मृदा में नमी की मात्रा बनी रहे। नेक्स्ट है समुचित उर्वरक एवं सिंचाई द्वारा मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना। अब हेडिंग है आपका नया नम भूमि, आर्द्र भूमि पारितंत्र। इसमें देखेंगे आर्द्र भूमियों जैसे दलदली या जल वाले क्षेत्र जहाँ साल भर या साल के कुछ महीनों में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ मीठा या खारे पानी वाला समुद्री या गैर समुद्री जल जमाव हो, जिसकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक न हो। ये पृथ्वी के समस्त भूभाग के 5 से 6% हिस्से में पाई जाती है। आर्द्र भूमियों को गहरे जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। आर्द्र भूमियाँ या तो अंतःस्थलीय हो सकती है या तटीय। आर्द्र भूमियों का क्षेत्र अस्थायी नहीं होता है क्योंकि नहरों, कृत्रिम झीलों, बांधों आदि के निर्माण से नए नम भूमि क्षेत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है छठा में पहला आर्द्र भूमि की पहचान। ठीक, इसमें देखेंगे आर्द्र भूमि की पहचान 3 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है जब कोई क्षेत्र अस्थायी या समय समय पर जलमग्न रहता है, जब कोई क्षेत्र हाइड्रिक जल में पैदा होने वाली वनस्पतियों को बढ़ाने में मददगार होता है, तथा जब किसी क्षेत्र में हाइड्रिक मिट्टी के लंबे समय तक संकुचित रहने से ऊपरी परत निक्षेपित हो जाती है। इन्हीं मानदंडों पर रामसर सम्मेलन में निम्नलिखित क्षेत्रों को वेटलैंड माना गया है। तो जो वेटलैंड माना गया है रामसर सम्मेलन में वो है दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जल भराव वाले क्षेत्र, शुष्क प्रदेश, समुद्री तटबंधी क्षेत्र, 6 मीटर से कम ज्वार वाले क्षेत्र। केवल ऐसी जलार्ध या जलमग्न भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
वेटलैंड घोषित किया जा सकता है जिसमें संकटग्रस्त तथा विरल जीव जंतुओं का प्राकृतिक निवास स्थान हो तथा 20,000 या उससे ज़्यादा पक्षी उसमें वास करने के लिए आते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका छठा में दूसरा है आर्द्र भूमियों के प्रकार। ठीक है, पहला है इसमें अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ, तो इसमें के अंतर्गत आएंगे झील, तालाब, दलदली जलाशय, गोखुर झील, ग्रीक, अनूप या कच्छ आदि। नेक्स्ट है तटीय आर्द्र भूमियाँ, इसके अंतर्गत आएंगे मैंग्रोव, एस्चुअरी, प्रवाल भित्ति, जलीय कृषि, लैगून, खाड़ी, जल डमरू मध्य आदि। नेक्स्ट है मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ, इसके अंतर्गत आएंगे एक्वाकल्चर, तालाब, नहरें आदि। अब छठे में देखेंगे हम लोग तीसरा रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन क्या है, एग्जाम के दृष्टि से क्यों ये महत्वपूर्ण होता है। ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र नम भूमियों पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें रामसर आर्द्र भूमि संधि अस्तित्व में आई। इस समझौते पर 127 देशों ने हस्ताक्षर किया और अपने अपने देश में नम भूमियों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता जताई। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये भी देख लीजिएगा, पूछता है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन के पक्षकार देशों के प्रमुख दायित्व निम्नलिखित है। आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना, सीमा क्षेत्रीय 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं पर अवस्थित आर्द्र भूमियों, साझा पानी व्यवस्थाओं, 1 से अधिक नदी घाटियों के भाग आदि में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यथासंभव आर्द्र भूमियों का उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानी उपयोग को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमि रिजर्व बनाना। अब छठे में चौथा है रामसर आर्द्र भूमि संधि, इसके अंतर्गत देखेंगे विश्व में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु यह संधि की गई। यह अब इस समय यह बताता है कि इन स्थानों का अनुरक्षण कैसे किया जाए। इसके अनुसार इन सभी स्थानों को पारितंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उसके धारणीय उपयोग की भी अनुमति दी जाए। भारत भी रामसर संधि का पक्षकार देश है। भारत 1 फरवरी 1982 को इस संधि में शामिल हुआ। भारत में रामसर आर्द्र भूमि संधि 1 फरवरी 1982 से प्रभावी हुई। रामसर संधि के तहत भारत की 75 आर्द्र भूमियाँ वेटलैंड आर्द्र भूमि के रूप में चयनित है। इनमें से 10 आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताओगे 10। नेक्स्ट है भारत में आर्द्र भूमियों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.63% है। भारत में अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों का कुल क्षेत्रफल तटीय आर्द्र भूमियों के कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 69.22% आंतरिक आर्द्र भूमि है 27.13% तटीय आर्द्र भूमि तथा 3.64% सूक्ष्म आर्द्र भूमि है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो है गुजरात। इसको याद कर डालिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि स्थित है, तो वो भी गुजरात में स्थित है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, लंबा है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आधा यहाँ हो गया, आधा अब अगले पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक जितना भी बताया गया हो आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।